बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। बहुत मुश्किल होता है कि किस तरह की ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि किसी खुशकुन ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ हो तो क्या ही अच्छी बात है। अच्छी ख़बर है कि सऊदी अरब से एक सरमायाकारी का वफ़द जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचने वाला है, और 40 के करीब कंपनीज़ के नुमाइंदे इस वफ़द का हिस्सा होंगे। और कल इस हवाले से काबीना का इजलास भी हो रहा है, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म इस सऊदी जो सरमायाकारी का वफ़द आ रहा है उसको इशारा देंगे। अक्टूबर के महीने में हमने देखा कि जी पहले मलेशिया के वज़ीर आज़म आए, उनके साथ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ मुआहदों पर बातचीत की और पेशरफ्त भी हुई है, और अब फिर सऊदी अरब से एक वफ़द, और उसके बाद शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इसी मौजू के ऊपर बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा हमें साथ हासिल होगा डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब का, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और इसके अलावा इम्तियाज़ महमूद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आप तीनों की आमद का बेहद शुक्रिया जी। बढ़िया सैफुर रहमान साहब, जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर एहतजाज का माहौल बना हुआ है, और इस तरह के माहौल के अंदर इस तरह की इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का होना कितना अच्छा है पाकिस्तान के लिए। और फिर हमने ये भी देखा कि जी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रोज़ जो है वो ज़क़ंदे भर रही है, और इसके अलावा पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है, तरसीलात ज़र में इजाफ़ा हो रहा है। तो एक तरह से बिज़नेस एक्टिविटीज़ और बिज़नेस का माहौल बना हुआ है। और फिर हमने ये भी देखा है कि जी महंगाई की शरह कम हुई है, और स्टेट बैंक ने शरह सूद जो है उसे भी कम किया है। तो ओवरऑल ये अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि कुछ इकोनॉमिक आउटलुक ज़रा बेहतर हुआ है, कि लोगों में भी अब एक हौसला पैदा हुआ है कि शायद हम उस सिमत में चल पड़े हैं कि जिसमें कुछ काम हो रहा है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। ये ऐसे ही है कि जैसे एक समुंदर में तलातम हो, तूफ़ान हो तो थम जाए। तो आप ये समझ सकते हैं वो जो आपने एहतजाज की बात की वो एक तलातम ही है ना जी। समंदर में हमारा एक तूफ़ान था और तूफ़ान थम गया कि अब हमने हिम्मत करके कोशिश की, और इसका एक ही हल है। मैं तो अपने तमाम दोस्तों को जो हमारे PTI में हैं, नून लीग में हैं, दीगर जमातों में, हम उन्हें ये कहते हैं कि जी हमारा एक ही मिशन होना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर इस मुल्क को इस जो एक रोज़ जो हम जवाल की एक कंडीशन में जाते हैं, डिक्लाइन में जा रहे हैं, इसमें से निकालें। और हमारे पास वो सलाहियत मौजूद है, हमारे लीडर्स में भी है, मोबिलाइजिंग पावर है। बल्कि मैं समझता हूँ वो लीडर्स जो बहुत मकबूल हैं और वो उनके पास तो मोबिलाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, उसको बरोए कार लाया जाए इस मुल्क को स्ट्रेंथन करने के लिए। बार भी एक ऐसा मैसेज जाए कि हम आपस में जितना भी हमारा इख्तलाफ हो, लेकिन वी स्टैंड यूनाइटेड एज वन नेशन। कि अगर हम किसी मुल्क के साथ कोई डील करते हैं तो हम उनको एक मुल्क बन के, एक कौम बन के डील करें। तो उसमें यह है कि हमारी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ मैसेज आएगा, सरमायाकारी भी आएगी। मुझे याद पड़ता है जब CPEC का आगाज़ हुआ तो मैं उसके इफ्तिताह के मौका पर वहाँ मौजूद था, तो बड़े सुफरा भी वहाँ मौजूद थे। तो एक सफ़ीर मुझे मिले जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के थे, तो वो कहेंगे मिस्टर रहमान तो दिस विल एक्ट एज ए मैग्नेट। तो मैंने कहा एक्सीलेंसी कैसे? उन्होंने कहा कि ये एक मकनातीस का काम करेगा, चूँकि बैरूनी सरमायाकारी भले वो कुछ मुश्किल शराइत में आई थी, ये एक अलग बात है, उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन वो कहने लगे थी जब सरमायाकारी आ गई तो एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाएगा आपका मुल्क, एक इकोनॉमिक डेस्टिनेशन के तौर पे एक मौसर अंदाज में मुतारफ हो जाएगा दूसरे कैपिटल्स में। तो इसलिए और लोग भी यहाँ सरमायाकारी करने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज साहब, आपने देखा है हुकूमत ने आपसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप लोग एटलीस्ट अक्टूबर में जो है अपना एहतजाज मुलतवी कर दीजिए, बाद में एहतजाज कर लीजिएगा, मगर आप लोगों ने फिर से एहतजाज अनाउंस कर दिया है 11 अक्टूबर से पंजाब के दीगर शहरों के अंदर। तो क्या ही अच्छा होता कि आप लोग अपना एहतजाज मुलतवी कर देते, और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक रिवाइवल होने जा रहा है तो उसका आप लोग भी हिस्सा बन जाते, आपको भी कौम याद रखती कि आप लोगों ने सही हिस्सा डाला था। बड़ी अच्छी सुनने में होती हैं। तो क्या यही बात हम हुकूमत से कर सकते हैं कि जी जो अपना ये आईनी तरमीम और ये जो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन है, ये भी आप वक्ती तौर पे पीछे डाल दें और इससे भी पीछे हट जाएं, और ये जो खरीदो फरोख्त और
MPs और इनके लिए एक रास्ता खोला है, ये भी जरा पीछे हट जाएं। ये ताली जो होती है ना, दो तरफा से बजती है। ये नहीं है कि एक पार्टी को कुटेलें लगाया जाए और उसको ये सुनाया जाए कि जी हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी इकोनॉमी के लिए नहीं, उन्होंने आपको मुकम्मल तौर पे एहतजाज से मना नहीं किया है, सिर्फ ये कहा कि चंद दिन आप लोग ठहर जाएं, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो उसके बाद फिर आप लोग जो भी जिस तरह से आप लोग एहतजाज करते हैं करते रहिएगा। नहीं देखें, एहतजाज जो होता है वो जमहूरियत का हुस्न होता है। ये बाहर के ममालिक को एक मैसेज आता है कि इसमें ह्यूमन राइट्स हैं, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये एक अच्छा जमहूरी कदम होता है। मुझे ये नहीं समझ आती कि कुछ लोग यहाँ पे आके इस एहतजाज को इस तरह करना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस में पूरी दुनिया आई होती है, उसके बाहर भी एहतजाज होता है। मैंने सारी दुनिया देखी है, एहतजाज जहाँ होता है इसका मतलब है कि जमहूरियत वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है, जमहूरियत उधर पनप रही है, लोगों की बात सुनने के लिए हुकूमतें मौजूद हैं वहाँ पे। लेकिन बात ये है कि इन्होंने जो कुछ करना है 2 साल से जो हमारी पार्टी के साथ कर रहे हैं, ये एहतजाज का हम अनाउंस करते हैं तो ये कर्फ्यू नाफज कर देते हैं, हम पे गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं, हम पर चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करके लोगों को घरों से उठा के लेते हैं। अगर उन पर आंसू गैस की शेलिंग की जाती है, उन पर वाटर कैनन और फोर्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये लोग ये सोच लें कि जमहूरियत, हमें आइन का एक हक है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हमारा एहतजाज अगर कहीं भी होता हो, पुरअमन एहतजाज होता है। हमने हज़ारों की तादाद में आज तक एहतजाज किए हैं, पुरअमन एहतजाज होता है हमारा हर तब। तो ये अगर हमें करने दें तो लोग तो यही अच्छा सोचेंगे कि यार क्या बात है इस मुल्क की। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आसिफ बाजवा साहब, तो आप लोग पीटीआई को एहतजाज करने दें जिस तरह से वो चाह रही है। वो कहते हैं कि जी हम लोग तो पुरअमन हैं और हम लोग यानी शरपसंदी इख्तियार नहीं करते हैं, जहां हमें कहा जाता है उस तरह से हम लोग एहतजाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि हर किसी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और इससे पहले जिस तरीके से इन्होंने एहतजाज किए और जब इन्होंने धरना दिया उस वक्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, पार्लियामान के ऊपर हमला किया, पीटीवी के ऊपर हमला किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर हमला किया, तो सारा जो डी चौक था उसको बंद किए रखा, और जो वहाँ पे जो कुछ होता रहा, वहाँ पे कब्रें खोदी गई, वहाँ पे दिन को क्या होता था और रात को कौन से प्रोग्राम्स होते थे। मैं दोबारा अच्छे अल्फाज में ही बात करना चाहूँगा। अब ये कहते हैं कि हम ये हुस्न है जमहूरियत का। देखें, ये पाकिस्तान में एक दूसरी बड़ी सियासी जमात हैं जिनका एक बहुत ज़्यादा तादाद में नेशनल असम्बली में इनके मेंबरान हैं, और एक अहम सूबा जिसको केपी के कहते हैं उसमें 2/3 मेजॉरिटी है इनकी। तो 2/3 मेजॉरिटी वाला जो चीफ मिनिस्टर है वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, और वो एक आईनी ओहदा है उसके पास, और वो देखें कि उसका एहतजाज का क्या तरीका है। ये कहते हैं कि हम आइन के मुताबिक करते हैं। पहले बात तो ये मैं तय कर लूँ कि या गवर्नमेंट ये तय करे या आप तय करें या अवाम ये तय करे कि क्या जमहूरियत यही है। इन्होंने कहा कि बैरून ममालिक में या जदीद दुनिया में जिस तरह रिकॉर्ड होता है एहतजाज, ये रिकॉर्ड करवाने जाते हैं, क्या वहाँ पे जो एक बीमार है, जो एक एम्बुलेंस गुजरनी है, जिस किसी की फ्लाइट है, जिसने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे जाना है, किसी बच्चे ने स्कूल जाना है, किसी ने अपने ऑफिस जाना है, किसी मजदूर ने अपनी मुलाजमत पे जाना है, किसी ने अपने जरूरी काम के सिलसिले में हॉस्पिटल जाना है, तो क्या ये कौन सी देवी है जिसका ये हुस्न है कि आप सड़कें बंद करें। ठीक है, मैं आपको ये कहते हैं कि हम ये मुझे बताएं कि क्या एक आईनी इदारे ने, एक असेंबली ने ये बिल नहीं पास किया कि इस्लामाबाद सिटी के टेरिटरी के अंदर एहतजाज नहीं किया जाएगा, और अगर कोई एहतजाज करना चाहेगा तो वो पहले अप्रूवल लेगा। जब इन्होंने ये हमलावर हुए इस्लामाबाद के ऊपर, आप मुझे बताएं कि क्या इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी, क्या इन्होंने कोई इजाजतनामा लिया, कोई इजाजत ली? कतई तौर पे नहीं। और
ये सिर्फ सूबा KPK से अफगान मुहाजिरीन को, अफगानी लोगों को, जो TTP के अरकान हैं, उनको साथ लेके ये यहाँ पे हमलावर हुए हैं और इनके इल्म में है। ये देखें, अगर ये 3 दिन तक एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर ये जो हुस्न है, जो जमहूरियत जो देवी है, उसके हुस्न को कहां से जंग लग जाएगा। कि ये चाहते हैं कि जो इस तरह 2014 के इलेक्शन में भी, 2014 के धरने में भी इन्होंने ऐसे किया था कि चाइना के जो प्रेसिडेंट थे उनका दौरा मुलतवी कराया गया। ठीक है आसिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, सैफुर रहमान साहब, जिसका जिक्र किया अभी आसिफ बाजवा साहब ने, कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हमारा ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है और हमें 2-2 हज़ार रुपये जो है वो देने का वादा हुआ था, हमें तो वो 2 हज़ार रुपये भी नहीं मिले। और फिर उन्होंने अपनी क़यादत से शिकवा भी किया है कि जी हमें कहा जाता है कि आप लोग इस्लामाबाद पहुँचे, हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे कोई यानी रहनुमा नज़र नहीं आता है। तो एक वोटर्स के अंदर भी तो फ्रस्ट्रेशन फैल रही है, लोगों को ले आते हैं यहाँ पे, उन्हें फिर कोई लीड करने वाला नहीं होता, जिससे वो मॉब जो है वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी यानी शक्ल में उसका जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड हो सकता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, जो मॉब होता है ना, मॉब अगर चार्ज जो नफ्सियात होती है जी, मॉब चार्ज अगर हो तो उसको कोई भी सिचुएशन ट्रिगर हो जाए तो वो बात का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो मॉब भले किसी पार्टी का हो, किसी और जमात का हो या किसी गिरोह का हो, वो एक अलग इशू है। और फिर हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा हमारे मुआशरे के अंदर एक जज्बातियत का रंग बहुत है। ये इस बात में कोई ऐसी बात नहीं, इसको हमें मानना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें स्टोरीज़ के ऊपर चलते हैं, परसेप्शन के ऊपर चल जाते हैं। अगले रोज़ मुझे एक साहब कह रहे थे कि जब हमारी कोई लीगल डिबेट चल रही थी कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वाला, तो कहते हैं जी टाइमिंग बड़ी ज़रूरी है, देखनी इंटेंशंस क्या हैं। तो मैंने कहा भाई यही तो एक मसाइल है, हमारे इंटेंशंस और इंप्रेशंस के ऊपर मुल्क चल रहा है सारा। कि हम हर वक्त किसी की नीयत के ऊपर शक कर रहे होते हैं या कह रहे थे ये नीयतन अच्छा है, ये नीयतन बुरा है। तो हम डिबेट्स जरूर से जायद कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक मजदूर आप एंगेज कर लें घर में, उसने 8 घंटे काम करने में की बजाय 4 घंटे डिबेट में लगा देने, पोलिटिकल डिबेट में, जिसका उसे पंजाबी में कहते हैं इल ना कोको नहीं पता होता, यानी उन्हें उसकी बेसिक्स भी नहीं पता होती। यानी हमने डिबेट इतना ज्यादा, यानी डिबेट भी हुसन है, जिस तरह मेरे भाई ने कहा ना इम्तियाज साहब ने, डिबेट भी डेमोक्रेसी का हुसन है। लेकिन ये तो इतना डिबेट है कि डिबेट ज्यादा एक्शन कम। तो कौम को हम सब लीडर्स ने, सब ने मिल के, बल्कि कौम को खुद भी, मुल्कों के बहुत से मुआशरे ऐसे हैं जो बड़े निजात दहिंदा के बगैर चल रहे हैं, सोसाइटीज ग्रो कर रही हैं, हम एज ए सोसाइटी ग्रो नहीं कर रहे। ये जो जमूद है ये हमें इससे निकलना है। हम अपनी अपनी जगह पे काम भी करें, डिबेट भी करें, अपना राइट भी मांगे। अब राइट की जब बात आती है तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारा कोई एक ओहदेदार उठ के कहता है हर चीज को तहस नहस करके कि जी ये मेरा राइट था। अच्छा, जब हम राइट की बात करते हैं तो मैं कहता हूं राइट अवाम का बड़ा है या किसी एक पार्टी का बड़ा है? जब अवाम का राइट पुरअमन जिंदगी गुजारने का, वो कहाँ गया? हम अपनी अपनी बात तो करते हैं, अवाम को कोई बात ही नहीं करता। नुमाइंदगी है ठीक है, लेकिन अवाम बहुत ज्यादा सफर कर रही है। अच्छा इम्तियाज साहब, ये जो अली अमीन गंडापुर है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, डिजिटल मीडिया के ऊपर इस वक्त उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है और आपकी पार्टी और आपके वोटर्स और सपोर्टर्स भी इस हवाले से बड़ा यानी उनको मलाल है। कुछ समझ नहीं आ रही कि वो PTI के नुमाइंदा हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा हैं, दोनों घरों को वो खुश करते हैं। और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से तज़किरा किया कि जी PTI की जो क़यादत है उसको नोटिस लेना चाहिए। फिर ये भी कहा कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इसलिए कि वही तो बंदा है जिसके ज़रिए से PTI जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करती है। सबसे पहले तो मैं आसिफ बाजवा साहब की गिनती को कर दूं कि हम पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात है, दूसरे नंबर की जमात नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि लोगों का जब हम एहतजाज का ऐलान कर देते हैं तो लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक और पेशावर से लेके वहां तक कंटेनरों की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। ये बात वो कर रहे हैं कि एम्बुलेंस रोकना, स्कूल जाना, ये काम करते हैं। हमारा तो 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख बंदा होगा, वो कितने 2, 4, 5 एकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, ये एम्बुलेंस को तो ये रोकते हैं, स्कूल जाने को ये बंद कर देते हैं, दफातर ये बंद कर देते हैं, दुनिया की सारी चीजें कंटेनरों की दीवारें लगा के पाकिस्तान का कारोबार तक ये बंद कर देते हैं। अब आ जाए अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं 20 साल से इस पार्टी में हैं,
मैं इनको बड़ी पुरानी जानता हूँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बनी इमरान खान के दरीना साथी हैं और बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। इन्होंने इनको टारगेट दिया गया लाहौर आने का, वो उन्होंने अचीव किया। इनको इस्लामाबाद आने का टारगेट दिया, वो भी अचीव किया। और अब इनको पिंडी आने का या डी चौक आने का, तो ये अब ये घबराए हुए हैं कि ये कहीं दोबारा ना हार जाए। तो अब ये है कि ठीक है कि हमारा जो पॉलिटिकल वर्कर है उसको ऐसे ही हमेशा लगता है कि जब हम निकलेंगे तो खान साहब की रिहाई हो जाएगी, लेकिन जिस वस्तायत से वो मुकाबला करके बेचारे वहाँ पे आते हैं, जिस तरह एक अनाउंस होता है और 4 दिन पहले ही उनके घरों पे छापे और रेड और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पमाल किया जाता है, तो जाहिर है कि जब उसमें कोई एक आम बंदे को नहीं पता, इससे बहुत कुछ हासिल हुआ है। क्योंकि ये सारे, जब कोई आपका अपोनेंट चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो इसका मतलब है आपका काम ठीक जा रहा है। ठीक है, तो हमारा काम ठीक जा रहा है, लेकिन हमारे आसिफ बाजवा साहब, जो आप लोगों के लिए ताज़ा धमकी आई है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, वो ये कि जी आईजी इस्लामाबाद जो है उसको चेंज किया जाए, और फिर ये भी कहा कि अगर उसको चेंज ना किया तो मैं वज़ीर आज़म के बेड तक जाऊंगा। देखिए, इससे पीटीआई की जो लीडरशिप है, और लीडरशिप इस लेवल की है कि जो एक सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उसकी सोच देखें, उसकी मेंटल अप्रोच देखें, और उसकी जो बोलने का जो रवैये हैं वो देखें, उसके अल्फाज का चुनाव देखें, तो आप समझ सकते हैं कि इनके अगर लीडरशिप इस लेवल की सोच रखती है, तो आप देखें कि अगर जब ये मॉब क्रिएट करते हैं, अगर एक हजूम लेके आते हैं, तो फिर आप ये देखें कि स्टेट किधर जाएगी, और क्या स्टेट इनको खुली छुट्टी दे देगी कि ये डी चौक में चले जाएं, जहां पे रेड जोन है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट है, जहां पे नेशनल असेंबली है, जहां पे हाउस ऑफ सेनेट है, जहां पे रेड जोन में पूरी दुनिया के जो सफीर हैं उनके ऑफिसेज हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि हम इनको खुली छुट्टी दे दें? और क्या एक ऐसा लीडर जो चीफ मिनिस्टर लेवल पे हो, उसको जिस तरह के वो बातें करते हैं, क्या एक सीएम को ये बातें जेब देती हैं? तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि आप देखें कि आप ये जो शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो उसके यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के लोग आ रहे हैं, और उसमें आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। उसके लिए जरूरी है कि उनको ये मैसेज आए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान में फॉरेनर्स के लिए बेशुमार मौके हैं कि वो वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहते हैं कि हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, तो ये करवाएं। अगर ये यूरोप की बात करते हैं, वहां पे एक स्पेसिफिक डेट है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, और स्पेसिफिक लोगों की तादाद होती है, और एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, और इतने बजे से शुरू करके इतने बजे इतने आदमियों ने ये अपनी एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, खत्म हो गई बात। लेकिन क्या इनको ये डी चौक आना या पार्लियामान के सामने आना, ये तंजीम, पहले भी इन्होंने सैबोटेज किया था, चाइना के प्रेसिडेंट का जो विजिट था, अब भी ये शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस को ये सैबोटेज करना चाहते हैं। हाँ, इनके इल्म में है कि पाकिस्तान इस वक्त कितने मुआशी मुश्किलात का शिकार है, जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया आसिफ साहब। मियां सैफुर रहमान साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ख़ासतौर पर अली गंडापुर, उन्होंने जो पुलिस रूल्स हैं 2017 के, उनके अंदर एक अमेंडमेंट की है, और उस अमेंडमेंट के नतीजे में परवेज़ खटक साहब ने जो इख्तियारात आईजी पुलिस को तफवीज़ किए थे, वो अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास वापस आ जाएंगे, तो जिससे उनकी जो पुलिस है उसके ऊपर जो गिरफ्त है वो और मजबूत हो जाएगी। इवन कि जो पुलिस के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हैं वो भी वज़ीर आला के पास आ जाएंगे या उनके इख्तियार में आ जाएंगे। और यानी इस तरह के इख्तियारात, और फिर ये धमकी कि मैं जहाँ कहीं जाऊँगा पुलिस मेरे साथ मूव करेगी, मैं जहाँ कहीं जाऊँगा खैबर पख्तूनख्वा की जितनी मशीनरी है वो मेरे साथ मूव करेगी। तो क्या लगता है, ये तो पीटीआई की बुनियादी फिलॉसफी के बिल्कुल मुनाफी बरक्स बात है। पीटीआई का तो बुनियादी एक स्टैंस ये है कि हमारी पुलिस फोर्स और हमारी ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज हो गई है।
बल्कि उनका ये कहना है, उनके लीडर्स का भी, टॉप लीडर्स का, कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ चूँकि ज़्यादा अरसा हुकूमत में रहे हैं तो इन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके, अपना क्लाउड इस्तेमाल करके उनको अपने काबू में कर लिया। हालांकि मैं खुद भी चूँकि एक सीएसएस ऑफिसर रहा हूँ, मैं बहुत से ऑफिसर्स के साथ इंटरव्यूज़ भी किया सीनियर जर्नलिस्ट, तो मैंने उन्हें कहा भाई आप इतना मुश्किल मुकाबले का इम्तिहान पास करके आते हैं, आप क्यों गुलाम बनते हैं किसी का। तो उनमें मैंने गौर किया कि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब भी अपनी बात दलील के साथ, जुर्रत के साथ कर लेते हैं और बहुत से अहकामात की तामील करते हैं, बहुत से कि नहीं भी करते। ये सिर्फ इंटरव्यू तक बात नहीं है, ये एक हकायक है। असल में बात यह है कि सारी दुनिया का जो बेस्ट कामयाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि जो आपके पास निज़ामती ढांचा है, कानून के नफाज का ढांचा है, ब्यूरोक्रेसी है, सिविल इंतजामिया है, पुलिस फोर्स है, उसके ऊपर जैसे पहले पीटीआई ने इब्तदा में किया, परवेज खट्टर साहब का नाम लेने चले, यह इब्तदा में किया कि उस ढांचे को आप एनफोर्स करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, एम्पावर करते हैं। उन्हें कहते हैं जी आपके पास एक सेट फ्रेम ऑफ रूल्स हैं, उसके मुताबिक आप चलें, अगर इसे इनहराफ करेंगे तो मैं पकड़ूंगा बतौर वज़ीर आला। तो ये एक ज़्यादा बेस्ट मॉडल है। मैं समझता हूँ कि अगर ये मॉडल, वो कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल को ऐसा करेंगे, लेकिन अगर वो इस तरफ जा रहे हैं तो वो तो अपनी ही पार्टी की क़यादत की बुनियादी फ़िलासफ़ी की नफ़ी कर रहे हैं। तो ये कामयाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं है। यानी ये सिर्फ ये है कि मैं अपने इख्तियारात इतने कर लूँ, तो ये चीज़ें बाज़ औक़ात बैकफायर कर जाती हैं, बूमरैंग कर जाती हैं। से इम्तियाज साहब, हम ये जो रिसेंट हिस्ट्री है, हम इसके अंदर ऐसा कोई वाक़या नहीं देखते हैं कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने कुछ लोग साथ मिलाए और पंजाब के ऊपर चढ़ाई कर दी, सिंध के वज़ीर आला ने कुछ लोगों के साथ पंजाब के अंदर जो है वो अपनी एंट्री डाली, लेकिन हम खैबर पख्तूनख्वा से देखते हैं कि उसका वज़ीर आला वहाँ से जत्थे लेकर, लोग लेकर वो मुसलसल पंजाब का रुख कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि गैर मामूली है और इसके नतीजे में दोनों सूबों के आवाम, दोनों सूबों के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हुकूमतें हैं वो आमने सामने आ गई हैं? देखिए, पहले तो उनके अगर बिहेवियर की बात करें तो मैडम मरियम ने कहा कि जी हाँ मैं रूथलेस हो जाऊंगी, तो उनको रूथलेस का मतलब भी बताना चाहिए, क्रूअल, मर्सीलेस। तो ये तो एक हर जगह पे ऐसी प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है। दूसरा, आपने जो बात की है कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो बिल्कुल इस तरह नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में भी इस तरह हुआ कि वो कई दफ़ा लॉन्ग मार्च लेके यहाँ से उधर गए, शहबाज शरीफ के दौर में भी हुआ। नहीं, लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद की तरफ जाना कि वो मरकज है, वहाँ पे जाहिर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका वो एक और सिंबोलिज्म है, लेकिन एक सूबे का दूसरे सूबे के अंदर इस तरह से चढ़ाई करना, इसे आप किस तरह से डिफेंड करेंगे? आपको सूबाइयत का बिल्कुल रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो केपी के से लोग आ रहे थे तो वो पिंडी से भी जा रहे थे, इस्लामाबाद से भी जा रहे थे, जेलम से भी जा रहे थे, लाहौर से भी इवन जा रहे थे, साउथ पंजाब से भी जा रहे थे। तो इसको रंग देना, क्योंकि पंजाब वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आला साहब नहीं है, वो हमारे पंजाब, हमारे केपी के सदर भी हैं। तो उन्होंने ही सदर ने लीड करना है। जिस तरह साउथ पंजाब से अली बपी साहब करते हैं, राय हसन साहब करते हैं, या हर जगह से। तो ये एक वजीर आला नहीं है, वो सिर्फ वो एक हमारी सूबे के सदर भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें कहना कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, और ये है कि ये पहले भी होता रहा है। एहतजाज जो है हर सूबा जो है वो करता रहा है, जाके करता रहा है वहाँ पे, और डी चौक में करते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए, मरियम आपा भी यहाँ से गई थी महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए। हमने तो कभी किसी को रोका नहीं है। अब मसला ये है कि इनकी फस्तायत है कि ये चाहते ही नहीं है। ये इन भाई की बात बड़ी अच्छी है कि जी इजाजतनामा लें। हमने तो इजाजतनामे ले परेशान हो गए कि हमें कोई इजाजतनामा दे दे। डीसी को ऑर्डर है कि इजाजत नहीं देनी, ठीक है, आप ये बैठे हुए हैं, ये मुझे मीनार पाकिस्तान की इजाजत ले दें, हम वहाँ पे एहतजाज कर लेते हैं, ये सामने बैठे हुए हैं, कभी भी नहीं देंगे। तो ये ठीक है आसिफ, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आसिफ बाजवा साहब, तो क्या यानी आपकी हुकूमत की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करे, उसे मेंटेन करे? तो हमें यानी बतौर शहरी मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि हमें नज़र आएगा आपकी तरफ से वो स्ट्रिक्टनेस, वो रूथलेसनेस
जिससे कि यानी आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन करेंगे, या सिर्फ बातों तक है? अभी आज शाम जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी अब नर्म स्टेट नहीं होगी, अब जो भी इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो क्या ये सिर्फ बातें हैं या इसको यानी संजीदा ले लिया जाए, क्योंकि आवाम ये चाहती है कि किसी भी कीमत के ऊपर इस मुल्क के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बेहतर होनी चाहिए। शेख साहब मुझसे बात की आपने? जी जी, आपसे सवाल किए। मुझे जरा रिपीट कीजिएगा, मेरा कनेक्शन लास्ट हुआ था, जरा दोबारा कर दीजिए प्लीज। What was the question? जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो इस तरह का यानी मरियम नवाज का अभी उन्होंने रेफरेंस दिया है कि उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं रुथलेस हो जाऊंगी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन करने के हवाले से, और फिर आज शाम मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कहा कि अब नर्म स्टेट नहीं होगी, अब जो भी रियासत के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ बातें हैं या इसके अंदर यानी कोई हकीकत भी देखने को मिलेगी? आप लोग वाकई सीरियस हैं कि आप यहाँ पे आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल में रखेंगे? मैं सर अर्ज कर दूं, ये जो रुथलेस का लफ्ज है ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये अवाम के लिए नहीं है, ये इदारों के लिए नहीं है, ये तो क्रिमिनल्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो लोग कानून को तोड़ते हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो क्राइम करते हैं, जो अगेंस्ट दी लॉ जाते हैं, उनके लिए है ये, और ये ऐसा ही होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब वक्त आ चुका है कि जब लोग सियासी जमातों का लिबादा ओढ़ के, जब आप पेट्रोल बम फेंकते हैं, जब आप अपने मुल्क की सरहदों के ऊपर बैठ के तो आप एक दूसरे सूबे से आने वाले लोगों को बेबांगे दोहल और सरेआम आप उनको कत्ल करते हैं, तो और ये आप देखते हैं कि ये इस सूबे से नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि स्टेट जो है वो अपनी रेट कायम ना करे। स्टेट हमेशा से अपनी रेट कायम करना चाहती है और कायम करना जानती भी है। तो ये जो आप ये ना कहें कि उन्होंने रुथलेस कहा तो आम आदमी के लिए है, ये उन क्रिमिनल्स के लिए है जो स्टेट के खिलाफ काम करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो दूसरे ममालिक से आके पाकिस्तान की में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, यहाँ पे बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, ये उन लोगों के लिए। और ये ऐसा होगा और अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। ठीक है, किसी को इस्लामाबाद के ऊपर किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं करने दी जाएगी। ठीक है आसिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक इशू जिससे कि हर आदमी को प्रॉब्लम है, मसला है, वो ये है कि हमारी इस वक्त जो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी एक कीमत नहीं है। आप एक रेडी के ऊपर जाइए, वहाँ फलों की और कीमत होगी, दूसरी रेडी के ऊपर जाइए, वहाँ से आपको यानी किसी और कीमत के ऊपर फल मिलेंगे। और फिर इसी तरह से ये है कि जी एक इलाके के अंदर अशिया खुरानोश की और कीमत है, दूसरे इलाके के अंदर कुछ और कीमत है। तो शहरियों के इस हवाले से बड़े मसाइल का सामना था कि एटलीस्ट जो है कीमतों का जो निज़ाम है इस हवाले से कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। और फिर हमने ये भी देखा है कि जब रमज़ान आता है तो उस वक्त भी जितनी भी इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। तो जो पंजाब गवर्नमेंट है जिसको लीड कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जो कि कीमतों के निज़ाम को मॉनिटर करेगा। अभी वो डिपार्टमेंट बना नहीं है, उस हवाले से एक सोच सामने आई है और उस हवाले से होमवर्क हो रहा है कि किस तरह से बनेगा, किस तरह से ये काम करेगा और इसके पैरामीटर्स होंगे। मगर उसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज सामने आना शुरू हो गया है। और अभी हमारी यानी जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं उन्होंने एक बाकायदा एक मीटिंग की है और उसके बाद मीडिया को प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसके अंदर इस निज़ाम के ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सैफुर रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा हमें साथ हासिल है इम्तियाज़ महमूद शेख साहब का जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और डॉक्टर आसिफ बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। सैफुर रहमान साहब, ये तो बड़ा अच्छा इक़दाम है, हर शख्स यानी इस चीज़ से मुतासिर है और हर शख्स को इस बात के ऊपर एतराज़ है कि अशिया खुरानोश की, सब्जियों की, फलों की, कमोडिटीज़ की कीमतें एक जैसी क्यों नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। तो क्या अब ये कुछ यानी किसी ख़ास तबके के मफादात के ऊपर ज़द पड़ने जा रही है
जो उनकी तरफ से एहतजाज सामने आ रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। मैंने इब्तदा में कहा था कि जब राइट की बात आती है, जैसे हमारे पीटीआई के भाई या दूसरी पार्टीज के भी कहते हैं जी हमारा ये हक है और हक जमहूरियत का हुस्न है, हक सब लोग कहते हैं हक होते हैं, लेकिन मैं वहीं पे तो सवाल करता हूँ कि अवाम का क्या हक है। मसलन कि अब मैंने एक दो प्रोग्राम्स में कहा कि एक सब्ज़ी फरोश जब आपको बासी सब्ज़ी महंगे दामों देता है, वो कहता है मेरा हक है, मैं जिस मर्जी कीमत पे जो मर्जी चीज़ आपको दूँ। अच्छा, अवाम का हक कोई नहीं पूछता। जब अवाम के ऊपर मसाइल आते हैं तो अवाम का वाली वारस तो फिर हुकूमत वक्त होती है। हुकूमत को वो मेथड्स तमाम अख्तियार करने चाहिए। वैसे ऐसे कवानीन मौजूद हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स होते थे पहले। वेट्स एंड मेजर्स का एक महकमा होता था, पूरा डायरेक्टरेट, जो वज़न भी तोलता था, कम तो नहीं तोल रहे आप, इसमें मेजरमेंट है, पेट्रोल पंप पे सारा वो चेक करना। इसी तरह आपका ये जो आप नए पैरामीटर्स के तहत इस डिपार्टमेंट को फाल किया जा रहा है, मेरा ख्याल उसमें अजमल भट्टी साहब को उन्होंने शायद सेक्रेटरी तैनात किया। अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने पहले भी हेल्थ में भी काम किया है, मैंने सुना है। इसमें देखें तलब और रसद से हट के अव्वल तो हम ख्वाहिश करते हैं अवाम के लोग, अवाम के इसमें हम जाते उठते बैठते हैं कि जी को खौफ खुदा नहीं है इनमें, हमारे उन लोगों में जो चीज़ें बेचते हैं, मिलावट शुदा बेचते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एकदम पहले कंपेन शुरू हो जाती है, माजी में कई मरतबा मिलावट के ख़िलाफ़ कंपेन हुई। उस वक्त भी जैसे एक मरतबा दूध के ख़िलाफ़ हुई तो दूध फरोशों ने बाकायदा वो निकाल दिया, जुलूस निकाले। इसी तरह बात का जैसे अब रिटेलर्स पे टैक्स की बात हुई तो रिटेलर्स का इतना प्रेशर है कि FBR के भी कदम लड़खड़ा रहे हैं कि उन्होंने कहा जी कि सारे मुल्क की दुकानें बंद हो जाएंगी तो अवाम तो फिर हमारे खिलाफ हो जाएगी, दूसरी दुकानें बंद कराती हैं। तो यहाँ पे वाक़तन आप जब आप कवानीन बना लें, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएं, उनको एनफोर्स करें। तलब और रसद के अलावा भी इसमें 20% अंसर बेईमानी का है, बदयांती का है, अवाम के इस्तेसाल का है, जिसमें भले वो हमारे मिल ओनर वाइफ भी शामिल हैं, भले हमारे सब्ज़ी फरोश भी शामिल है, फ्रूट फरोश भी। ये बहुत ज़्यादा अवाम की एक्सप्लॉयटेशन अब ख़त्म होनी चाहिए। किसी एक तबके की राइट बाद में आता है, पहले अवाम का राइट है। सही। इम्तियाज़ महमूद शेख साहब, अच्छा फैसला, अच्छी सोच मुखालिफ की तरफ से भी सामने आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि चूँकि वो आपका मुखालिफ है तो आप उसकी हर बात को, उसके हर अमल को क्रिटिसाइज़ करें। आप किस तरह से देखते हैं बतौर शहरी? आप भी तो इससे अपने शहर के अंदर ज़रूर मुतासर होंगे कि आपको जो कमोडिटीज़ हैं उनके एक जैसे रेट जो है वो नहीं आप तक पहुँचते हैं। देखें, हमेशा PMLN ने कभी कोई ऐसा इदारा कामयाबी के साथ नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने हमेशा इदारे जो हैं वो तबाही किए हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कीमतों को कंट्रोल, नहीं तो इसको बन लेने दीजिए, जब ये डिलीवर ना कर पाए तो उसके ऊपर फिर तनकीद कीजिए। पहले पूरी बात सुन लें, मेरी पहले पूरी बात सुन लें। ये चीजें शुरू होती हैं, हुकूमत का काम लिटी गिरिटी में जाना नहीं होता, एक जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है। जैसे इन्होंने अभी रिसेंटली जो आटा है या फ्लोर मिल वाले हैं, इन्होंने किसान के साथ $3900 रुपए की जो है वो वादा किया कि हम इनकी गंदम खरीदेंगे, और फिर उन आके वहां से मुकर गए। अब वो बेचारे किसान क्या करेंगे मुझे बताएं। और फिर लोगों को कहा गया कि किसान से ज्यादा कीमत से खरीदो, और जिन लोगों ने अब खरीदी वहां से, अब उनको मजबूर किया जाए कि आप कम कीमत पे बेचें। तो ये भी एक ज्यादती है। असल में हुआ ये है कि ये इन लोगों ने एक तो गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली, जो IMF से कर्जा लिया हुआ था, 3 अरब की 3 किस्तें ली थी, वो बारी बारी करके 1 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट कर ली, अपनी वो गंदम अब पड़ी हुई खराब हो गई। तो ये चीजें ऊपर के लेवल से करने की कि आप सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करें, वो करने वाली चीज है। ये क्या कि एक आप दुकानदार जो छोटा है, वो होता क्या है मुझे बताएं कि एक छोटा दुकानदार है, वो चीज महंगी बेच रहा है, एक वो जाता है उसको पकड़ ला है और वहां 5000 रुपए दे के छूट के वो आ जाता है। ये चीज नहीं है। इसमें एक होमोजीनियस किस्म की जो है वो करने की जरूरत है, होमोजीनियस किस्म की पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि ये गंदम, चीनी, इसकी कभी इंपोर्ट हो रही होती है, कभी एक्सपोर्ट हो रही होती है, और फिर यही पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग पे इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आसिफ साहब, आपकी ये जो हुकूमत है, यानी जो भी आपका ये वाली जो स्ट्रेटजी है, जो सोच है, जो फिक्र है, इम्तियाज साहब आपका पॉइंट आ गया। $1 अरब की गंदम इंपोर्ट की, जबकि हमारी अपनी गंदम हो रही थी,
उनको पूछा किसी ने? ठीक है, उसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, बहुत 3-4 महीने वो मुसलसल जब तक वो गंदम का सीजन रहा उसके ऊपर बात होती रही और वो गुफ्तगू मीडिया का हिस्सा बनती रही। आसिफ साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपकी हुकूमत के मुतालिक एक सोच है, एक यानी सवाल ही कह लीजिए, वो ये है कि आप यानी जो पहले से डिपार्टमेंट या जो पहले से मैकेनिज्म मौजूद है उसके अंदर आप लोग बेहतरी नहीं लाते, उसके पैरेलल एक और मैकेनिज्म ले आते हैं। यानी कीमतों का मॉनिटरिंग का एक पहले से डिपार्टमेंट मौजूद है, वो इंस्पेक्टर्स भी मौजूद हैं प्राइस कंट्रोल को जो करते हैं। तो क्या ये अच्छा होता कि आप लोग उसे ही रिफॉर्म करते, उससे ही बेहतर बनाते, एक नया डिपार्टमेंट पैरेलल खड़ा कर दिया। ये इसकी मिसाल अगर मैं दूं तो वो ऐसे कि जैसे रमज़ान बाजार लग जाते हैं तो वे कंट्रोल्ड माहौल के अंदर तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बाहर जो दुकानदार हैं वो आप लोगों से कंट्रोल नहीं होते हैं, वो मनमर्जी करते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग मनमर्जी करते हैं, कतई ऐसा नहीं होता। जब रमजान का महीना आता है तो कंट्रोल होता है हर जगह पे और तमाम जो इदारे हैं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, वो अपना अपना फर्ज पूरा करती हैं। मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि इसमें बेसिक जो चीज है वो डिमांड एंड सप्लाई की है। फर्ज करें कि सियालकोट में अगर किसी चीज की 100 तादाद में उसकी 100 पैकेट जो है वो उसकी जरूरत है, तो अगर वहां पे 200 पैकेट आ जाएगा और उसके अगेंस्ट अगर लाहौर में 100 की जरूरत हो तो 50 पैकेट आएंगे, तो फिर डेफिनेटली उसमें रेट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 1। नंबर 2, इदारे मौजूद नहीं थे, कोई कंट्रोल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो मुतल्लिका इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर है उसको आपने जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट ने और इससे पहले भी दी गई थी कि आप मंडियों में जाएं सुबह के वक्त और वहां पे जाके जो वहां पे ओपन बोली लगती है उसको कंट्रोल करें। तो एक आदमी जो सुबह 5 बजे वहां पे जाता है वो दिन को अपने दीगर जो मामलात हैं वो नहीं पूरे कर सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि और तो कोई इदारा नहीं है, इसमें हम कोई नई भर्ती नहीं करने जा रहे, कोई नई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ लोगों को डिप्यूट करेंगे वहां पे कि आपकी ये जरूरियात हैं, आप ये मसाइल हैं, आप इन मसाइल के ऊपर 24 आवर काम करें और हर किस्म की जो खुर्दों चीजें हैं उनके ऊपर एक ही रेट आए और एक ही तरह का कंट्रोल अथॉरिटी हो, जिसकी वजह से अवाम को बेहतर इसके नताज मिलेंगे और यकीनन ये होगा। और ये जो लोग कहते हैं जो इन्होंने मीडिया पे शुरू कर दिया है, ये हमारे जो सियासी मुखालफीन है इन्होंने ये काम शुरू किया है और इनको पता है कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक बहुत अच्छा प्लान है, इसलिए इन्होंने उसको सैबोटाइज करने की। सैफुर रहमान साहब, ये फैसला कैसा है कि मिसाल के तौर पे अगर पंजाब के अंदर गंदम ज़्यादा है या पंजाब का कोई किसान या कोई और जो भी यानी जिसके पास गंदम है वो किसी और दूसरे सूबे को गंदम बेचना चाह रहा है, तो अब ये जो नई पॉलिसी आ रही है इसके मुताबिक उसे एक सर्टन इजाज़त दरकार होगी जिसे आप परमिट भी बोल सकते हैं और उसे थोड़ी सी फीस भी देनी पड़ेगी उसके नतीजे में कि आप जाहिर है कि दूसरे सूबे के अंदर जब आप अपनी गंदम को लेके जाएंगे तो उससे ज़्यादा निर्खों के ऊपर जब बेचेंगे, तो इस हवाले से वो बेचैनी है। वो कहते हैं कि जी हम परमिट क्यों लें या फिर हम यानी थोड़ा सा टैक्स क्यों दें। और मेरा ख्याल है कि ये मेरा उनका जायज़ ये शिकायत है कि इसमें बैनुल सूबाई या पहले तो बैनुल ज़िलाई भी किसी दौर में पाबंदियां लगी थी, नहीं तो फिर तो बलोचिस्तान और केपी से अफगानिस्तान जी हाँ, वो अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान में स्मगलिंग पे इस वक्त काफ़ी हद तक बलोचिस्तान के ज़रिए और केपी के ज़रिए उस पर काफ़ी बातचीत हो रही है और कोई ना कोई मैकेनिज़्म बनाई जा रही है, लेकिन उसमें अभी लूप होल्स हैं और कुछ हमारे ऐसे लोग वहाँ तैनात भी हैं जिनकी कोताहियाँ भी हैं, वो भी आइडेंटिफाई हुई हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको एड्रेस किया जाए। और ये यकीनन एक बहुत बड़ा इशू है स्मगलिंग, सिर्फ ना सिर्फ इस चीज़ की, डॉलर्स की, बेशुमार चीज़ों की, और वो तो एक बहुत बड़ा इशू है जो ज़ाहिर है एक बड़ा, जैसे अभी बड़ी अच्छी बात की गई थी इम्तियाज़ साहब की तरफ के होमोजीनियस एक बाकायदा पॉलिसी बने, कॉम्प्रिहेंसिव मैं कहूँगा होलिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें फिर अगर रूथलेसनेस का अगर लफ्ज़ कहते हैं तो फिर हम किसी को फिर माफ़ ना करें जो मुल्क की हमारी फूड सिक्योरिटी को पूरा जो हमारे इम्बैलेंस कर रहे हैं लोग, तो फिर उसमें जो है ना बेलाग जिसे कहते हैं एहतसाब होना चाहिए, तो बड़ा ज़रूरी है। तो सिर्फ इस तरह के स्टॉप गैप मेजर्स के साथ काम नहीं होगा, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कंसिस्टेंट पॉलिसी, आने वाले फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी।
सही। इम्तियाज साहब, शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर 15-16 अक्टूबर को। उसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी शिरकत करेंगे। आपकी पार्टी ने उनको दावत दी है कि वो आएँ और पाकिस्तान का जो PTI का जो एहतजाज है उसका हिस्सा बने। इंडिया के मुतालिक हमारी ये सोच है, और यानी इस बात के बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं, सिर्फ सोच नहीं है, एविडेंस के साथ, कि इंडिया पाकिस्तान को पहले दिन से ही डिस्टेबलाइज करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, सियासी, माशी, समाजी। उनका तो एजेंडा ये है। तो आप लोगों का क्या एजेंडा है जो आप उनको बुला के अपनी यानी एहतजाज के अंदर क्या आप लोगों का एजेंडा एक जैसा हो गया है, कहीं मिल गए हैं, सोच एक जैसी हो गई है, उससे उनकी आपके एहतजाज के अंदर शमूलियत से आपको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हम में से किसी ने, मेरा नहीं ख्याल के अखबारात के अंदर खबर मौजूद है, कॉलम्स लिखे हुए हैं आज के अखबारात के अंदर। अखबारात और टीवी जो है, आप तो चलो सोशल मीडिया पे है, वो PTI की जो खबरें लगाते हैं वो हम सबको पता है। हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने इनका जो है तजारती बाइकआउट तक जो है वो जारी रखा कश्मीर के हवाले से, और हमने कभी भी इनको दावत नहीं दी कि मरी आएँ और बग़ैर वीज़े के वहाँ पे आके मौजूद हो जाएं, चाहे वो कोई स्टील मिल वाले हों या नरेंद्र मोदी हो। ये बिल्कुल इस वक्त एक झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो अखबारात और टीवी के ज़रिए करने की कोशिश की जा रही है। हम जो है इसकी वो बिल्कुल तरदीद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और शंघाई तामन तंजीम जो है, अल्लाह करे पाकिस्तान में हो, इससे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ठीक। लेकिन ये जो इस वक्त फार्म 47 की गवर्नमेंट है, ये पिछले 2 साल से यही कह रही है, इससे पहले भी जो PDM की गवर्नमेंट थी कि जी वो आ रहा है, MOU साइन हो गया है सऊदी अरब के साथ। ठीक है आसिफ साहब, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, जल्दी बात मुकम्मल कीजिए। जब तक पस्तायत खत्म नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान में कुछ नहीं आने वाला। बाजा साहब हमारे पास, जी प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी। ये एक फॉरेन फंडेड जमात है, जो इनका केस अभी तक फॉरेन फंडिंग का पेंडिंग है, और उसमें ये साबित हो चुका है कि इनको इंडिया से, इसराइल से और दीगर जो पाकिस्तान के मुखालिफ ममालिक हैं वहां से इनको फंडिंग होती थी और फंडिंग हो रही है। और ऐसे नहीं है कि किसी दुनिया में जो सवाल पूछा इनसे तो जो ये सवाल कुछ पूछा है जवाब चाहते हैं, या तो फंडिंग पे बात कर लेना, फंडिंग से बात कर लेना, तो हम आपको बताएं कि वहाँ PTI जमात है, PTI वाहिद जमात है। इम्तियाज साहब उनको अपनी बात मुकम्मल करने दें। आपके पास तो अकाउंट, उन्होंने आपकी बात सुनी थी, आप भी उनकी बात सुन लीजिए। सवाल जो है उसका जवाब देना, ये क्या फंडिंग पे चलेगी, सवाल का जवाब आता नहीं। इन्होंने जयशंकर को दावत दी हुई है, और बैरिस्टर साहब जो वज़ीर इत्तलाआत है KPK के, उनका बयान रिकॉर्ड पर है, तो उन्होंने कहा कि आप आए और हमारे एहतजाज का हिस्सा बने। इससे बड़ी और जो शर्मिंदगी की बात है, या मैं इससे कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूंगा। आप नरेंद्र मोदी को बुला लेना, आप नरेंद्र मोदी को बुला ले मरी में। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप कैसे मुझे सवाल कर सकते हैं? ये तो कोई तरीका नहीं है। इम्तियाज साहब उनको अपनी बात मुकम्मल करने दें, उन्होंने आपकी बात सुनी थी। बिल्कुल मुकम्मल करें, मैं जो सवाल किया उस पर जवाब दें। या तो फंडिंग पे बात हो रही हो ना, फॉरेन फंडिंग पे, तो फंडिंग पे बात करें। हमने तो एक अकाउंट जमा करा दिया भाई, इन्होंने तो आज तक वो ठीक है। सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब चला दे। अच्छा सैफुर रहमान साहब, आपसे आखिरी सवाल, जरा समझ कीजिएगा, उधर तो लड़ाई शुरू हो गई। जी मेरे ख्याल है कि हमारे पास वक्त नहीं है। अच्छा, आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी तरफ से यही कुछ, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।